हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज इन सोशल कंस्ट्रक्ट। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी दृष्टि में उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण और संपन्न है। हर व्यक्ति का यही अनोखापन उसके जीवन का आधारभूत गुण है। एक ही परिवार के बच्चों में यह भेद देखा जा सकता है। मानव इतिहास के विकास के विभिन्न पड़ावों पर इस भेद को परख कर व्यक्ति और उसके समूहों और वर्गों के भेदों की व्याख्या की गई है। शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, नियोजकों, समाजशास्त्रियों तथा प्रशासकों ने भेदों की इस गुत्थी को सुलझाने की आवश्यकता को अनुभव किया है तथा इसे व्यवस्थाबद्ध और नियमबद्ध करने के प्रयास किए हैं। दार्शनिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भी इस प्रकार के नियम बनाने के प्रयत्न किए हैं। हर व्यक्ति की रुचि, अभिवृत्ति, नैतिकता, सामाजिक समझजनता, स्व की अवधारणा तथा अभिप्रेरणा के स्तर में अंतर पाया जाता है तथा समाज निर्माण में अवस्था, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर लैंगिक मुद्दों में एक व्यापक अंतर उपस्थित होता है। समाज निर्माण में लिंग की भूमिका। प्रायः समाज में बालकों के समान बालिकाओं का पालन नहीं किया जाता है। शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं में यह भावना दिखाई देती है। शिक्षक अपने शिक्षण और नीतियों में ऐसे उदाहरण देता है जो छात्राओं के अनुकूल नहीं होते। शिक्षकों की यह धारणा होती है कि बालिकाओं को अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो इसे एक अच्छी गृहिणी और माँ बना सके। इसके फलस्वरूप छात्रों और छात्राओं में व्यक्तित्व के लक्षणों और विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके कारण उनमें कुछ योग्यताएं भी जन्म लेती हैं। छात्र और छात्राएं कुछ योग्यताओं की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा लड़कियों की सामाजिक अभिवृत्ति है, जो छात्राओं के सुधार और अनुदेशात्मक उपायों में बाधा डालती है। उन लड़कियों में ये बाधाएं और जटिल हो जाती हैं जो कमज़ोर वर्ग से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और अलाभान्वित वर्ग की छात्राएं आदि। प्राय अनेक माता पिता आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी पुत्रियों को शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं भेजना चाहते। वे धन को उनकी शिक्षा के बजाय उनके विवाह में खर्च करना अधिक पसंद करते हैं। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। लैंगिक भेदभाव। मनोविज्ञान के क्षेत्र में लिंग भेद पर आधारित विषय के अतिरिक्त शायद ही कोई अन्य विषय इतनी स्थायी रुचि का हो। वैवाहिक संबंधों की सफलता, शिक्षा, रहन सहन तथा कार्यक्षेत्र संबंधी अनेक सामाजिक समस्याओं का संबंध इनके सफलता से संबंधित है। अनेक शिक्षाविदों तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने महिला तथा पुरुषों की उपलब्धि की तुलना को अपने अनुसंधान का विषय बनाया है। उन्होंने अपने प्रतिदर्श को दो भागों में विभाजित किया है, महिला और पुरुष। इन शोध के तथ्यों के अनुसार सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य था महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझ सके। इस अनुसंधान का आधार सामान्यतः मनोवैज्ञानिक था। ये तथ्य इस धारणा को सिद्ध करते हैं कि शारीरिक बनावट के अनुसार दोनों के संवेगों में भी अंतर होता है। इस भेद का आधार सामाजिक नहीं है। एक लक्षण विशेष पर आधारित अनुसंधान भी किए गए तथा बाह्य कारकों तथा अन्य लक्षणों के सहसंबंधों का आपसी संबंध भी जानने के प्रयत्न किए गए हैं। इन वर्गों के मुख्य भेद कौन कौन से हैं? जहाँ तक सामान्य बुद्धि की बात है, महिला और पुरुष के वर्गों में समानता ही दिखाई पड़ती है। इनमें भेद कुछ विशेष योग्यताओं या लक्षणों को लेकर हैं। औसतन पुरुषों में महिलाओं की तुलना में तर्क करने की, वस्तुओं में समानता खोज निकालने तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में कुछ श्रेष्ठता के संकेत मिलते हैं। लड़कियों में स्मरण शक्ति, भाषा तथा सौंदर्य बोध के गुण अधिक होते हैं।
पुरुष जहाँ स्थानिक संबंध की दृष्टि से भेद और सूक्ष्मता को पहचानने में अधिक सक्षम हैं, वहाँ शाब्दिक अभिक्षमता तथा स्मरण शक्ति के क्षेत्र में महिलाएं अधिक सक्षम हैं। अनुसंधानों से पता चला है कि छात्राओं का भाषाई विकास छात्रों की तुलना में अल्प आयु से ही अधिक होता है। अनुसंधानों ने सिद्ध किया है कि विद्यालय पूर्व आयु वर्ग की बालिकाओं की शब्दावली इस आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक सक्षम होती है। छात्राओं की पठन गति भी छात्रों से अधिक होती है। सामान्यतः दोनों वर्गों की बुद्धि अथवा शैक्षिक अभिक्षमता में इतना भेद नहीं होता है कि वे किसी प्रदत्त कार्य को न्यूनाधिक क्षमता से संपन्न न करें। इन तथ्यों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम के समायोजन के समय छात्र छात्राओं में कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। छात्र छात्राओं की पाठ्यचर्या में अंतर जन्मजात बौद्धिक स्तर के कारण नहीं होता है। उनमें अंतर का मुख्य कारण भावी जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होता है। मैकनेमर और टर्मन ने कुछ अध्ययनों के आधार पर स्त्रियों और पुरुषों में निम्नलिखित भिन्नताओं की खोज की है। पहला, स्त्रियों की स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है। दूसरा, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित तथा तर्क में अधिक योग्य होते हैं। तीसरा, स्त्रियों में स्वाद, स्पर्श, घृणा आदि के विशिष्ट अंतर को बताने की अपेक्षा अधिक कौशल होता है। पुरुष भार तथा आधार के प्रति अधिक सचेत होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। चौथा, स्त्रियों में भाषा संबंधी योग्यताएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, जबकि पुरुष भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में अधिक योग्य होते हैं। पांचवा, स्त्रियां सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जबकि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक रंग अंधता होती है। छठा, स्त्रियां दर्पण चित्रकला में अपेक्षाकृत अधिक कुशल होती हैं। वाणी आदि की त्रुटियां पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा तिगुनी होती है। सातवां, युवतियां प्रेम कहानियों, परियों की कहानियों, स्कूल और घर से संबंधित कहावतों तथा दिवा स्वप्नों में रुचि लेती हैं, जबकि युवक वीरता, विज्ञान, युद्ध आदि कहानियों, स्काउटिंग, खेलों तथा कौशलपूर्ण कहानियों में रुचि लेते हैं। लैंगिक भेदभाव के आधार पर विभिन्न दृष्टियों से जो अन्य भिन्नताएं पाई जाती हैं वो निम्नवत हैं। पहला, समूह भेद। जब समूह भेद या वर्ग भेद की चर्चा करते हैं तो हम समूह के गुण, लक्षण आदि के भेदों की बात भी करते हैं। इन समूहों का आधार कोई भी हो सकता है, यथा लिंग, अवस्था, जाति, सामाजिक, आर्थिक स्तर तथा व्यक्तित्व। आप इन समूह के भेदों को जानने में रुचि लेंगे। इस समूह भेद की जानकारी से आपको दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है। समानता आज के समय की मुख्य मांग है। इस समानता का संदर्भ समाज, शैक्षिक योग्यता, समाज कुशलता, समान क्षमता, समान अधिकार, पढ़ाई तथा कार्य का समान अवसर से है। दूसरे शब्दों में, हम स्त्री पुरुष के वर्ग या समूह के आधार पर किसी प्रकार के भेद को मान्यता नहीं देते हैं। लिंग भेद का सिद्धांत भेद पर ही आधारित है, अर्थात स्त्री तथा पुरुष में कुछ भेद पाए जाते हैं, भले ही हम कहें कि इनके बीच सामाजिक तथा शैक्षिक आधार पर कोई भेद नहीं है। इस भेद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या महिलाएं शारीरिक लक्षण, कौशल, जीवन मूल्य, दक्षता के आधार पर पुरुषों से कुछ भिन्न हैं या नहीं? यदि इस आधार पर उनमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है तो इस तथ्य की खोज करनी होगी कि फिर क्यों उनके साथ कुछ क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है।
दूसरा, जाति के संदर्भ में लैंगिक मुद्दे। विभिन्न जातियों के समूह पर किए गए अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि उच्च बौद्धिक मान्यता के क्षेत्रों यथा तर्क, अवधान, अंतर्दृष्टि, निर्णय कुशलता में भेद परिलक्षित हुए हैं। आदिम जाति के लोगों में संवेदी तथा चालक अभिलक्षण संवेदी अनुक्रिया में सूक्ष्मता तथा प्रत्यक्षण की सूक्ष्मता काफ़ी अधिक थी। इस प्रकार के अनुसंधानों के तथ्यों से यह आभास मिलता है कि जातियों के बौद्धिक स्तर भेद को अधिक तूल नहीं दिया जा सकता है। अमिश्रित जातियों पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना बड़ा जटिल कार्य है। जब हम एक ही देश में रहने वाली दो जातियों का अध्ययन करते हैं तो उनका वर्गीकरण कर पाना कठिन होता है। ऐसा करते समय इनके सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभाव का सम्मिश्रण इतना अधिक हो जाता है कि जातीय तथा नृवंश संबंधी नैसर्गिक गुणों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। इस तरह के समूह के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में जन्मजात गुणों तथा वातावरण जनित प्रभावों को पृथक करना भी कठिन है। किसी क्षेत्र विशेष का भौगोलिक वातावरण, जलवायु, रहन सहन का ढंग, सांस्कृतिक वातावरण व्यक्ति के लंबे जीवन को इतना अधिक प्रभावित करता है कि उसके प्रभाव की अलग से जांच करना सरल कार्य नहीं है। दरअसल मानसिक विकास का स्तर और क्रम, वातावरण के प्रभाव तथा व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं के आदान प्रदान की विचित्र प्रक्रिया है। तीसरा, आयु की दृष्टि से भिन्नताएं। आयु एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। आयु की वृद्धि के साथ बालक और बालिकाओं दोनों में भिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आयु में अंतर के कारण अंतर समूह भिन्नताएं मिलती हैं। उम्र बढ़ने के साथ वातावरण में समंजन के लिए व्यक्ति में योग्यता उत्पन्न होती है। आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए योग्यताएं विकसित करता है, जिससे वह वातावरण में अच्छा समायोजन स्थापित करता है। एक बालक जब शिशु से परिपक्व होता है तो उसकी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। उसका शरीर, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और इसके कार्य परिपक्व हो जाते हैं और उसकी मानसिक शक्ति में अपेक्षाकृत विकास हो जाता है। इससे अनुभवों की भी वृद्धि होती है और बालक बालिकाओं की मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नता लाने में उम्र भी महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है। ये भिन्नताएं किशोरावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में अधिक दिखाई देती हैं। आयु की दृष्टि से भिन्नताओं से संबंधित शिक्षा सिद्धांतों की स्थापना के लिए इसका वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए लंबी अवधि के अध्ययन की योजना बनानी जरूरी है। कुछ क्षेत्र में इस संबंध में अध्ययन किया गया है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं। बालक मानसिक विकास की दृष्टि से भिन्न होते हैं, यहाँ तक कि एक ही बालक में विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न गतियों से मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होता है। वृद्धि कुछ अवधियों में तेज होती है जबकि अन्य अवधियों में धीमी होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वृद्धि विशिष्ट आयु 15 से 16 वर्ष में रुक जाती है, जबकि अन्य का विचार है कि बुद्धि का विकास 20 या 25 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाता है। शोध से ज्ञात होता है कि मानसिक क्षमताओं में अधिक उपयोग से इसमें वृद्धि होती है। अनेक वृद्ध व्यक्ति पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगते हैं, इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस विचार का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों में किया जाता है। चौथा, सामाजिक आर्थिक स्तर की दृष्टि से भिन्नताएं। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों से संबंधित व्यक्तियों की औसत योग्यता, उपलब्धि और अभिरुचि में भिन्नताएं मिलती हैं। प्रायः देखा गया है कि कम औसत योग्यता वाले बालक प्रायः खराब सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों के होते हैं। निम्न स्तर में उच्च आर्थिक स्तर के बच्चे कम होते हैं। जब आर्थिक स्तर को मापा जाता है तो इसे वृद्धि के से संबद्ध
किया जा सकता है। इन दोनों के बीच यह संबंध 0.30 आता है। अनेक अध्ययनों से देखा जा सकता है विभिन्न श्रेणियों के बच्चों के लिए परीक्षणों में बुद्धि की भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अन्य अध्ययनों से सामाजिक स्तर और बुद्धि में अजीब संबंध होता है। प्रायः लोगों को कहते सुना जाता है कि गरीब लोग गरीब हैं क्योंकि वे गरीब हैं। वस्तुतः इस प्रकार की भिन्नताएं आनुवंशिकता के कारण भी होती हैं, परंतु अनेक मनोवैज्ञानिक इस तर्क से सहमत नहीं हैं। इसमें एक विचारधारा के लोगों का कहना है कि विद्यमान बुद्धि परीक्षण निम्न वर्ग के बच्चों की क्षमताओं का मापन नहीं करते, इसलिए इस वर्ग के बच्चों की भिन्नताएं उच्च वर्ग के बच्चों की भिन्नताओं से अलग हो जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अधिक परीक्षणों की आवश्यकता है। दूसरी विचारधारा के लोगों का विचार सामान्य बुद्धिपरक विकास के अनुभवों पर आधारित है। विद्यालय जाने वाले बालक की अवस्था में होते हैं। सांस्कृतिक विचलन इन बच्चों में भिन्नताएं उत्पन्न करता है जो अधिक उम्र के होते हैं। ये अंतर शैक्षणिक और अधिगम प्रबंधों के कारण होते हैं। इसलिए शिक्षक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है जिससे छात्रों पर सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव न पड़े और उसका शैक्षणिक विकास होता रहे। छात्रों में संवेगात्मक समस्याएं भी सामाजिक आर्थिक स्तर को प्रभावित करती हैं। 5वां, व्यक्तित्व के संदर्भ में लैंगिक भेद। व्यक्तित्व के गठन में भिन्नता के कारण ही बौद्धिक आचरण, व्यवहार तथा उपलब्धि में अंतर आने लगता है। रुचि, जीवन के उद्देश्य, आदत, पृष्ठभूमि तथा बौद्धिक योग्यता में भिन्नता के कारण ही हर व्यक्ति आशानुकूल उपलब्धियों के लिए अपने आचरण का मार्ग खोज निकालता है। कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी तथा कुछ अंतर्मुखी आचरण के होते हैं। किसी को अधिगम की एक विधि अच्छी लगती है तो दूसरे को अन्य विधि। कुछ आक्रामक स्वभाव के होते हैं तो कुछ स्वभाव से विनम्र होते हैं। इस प्रकार के अबौद्धिक लक्षण तथा गुण उनके विकास तथा मानसिक योग्यताओं की अभिव्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में प्रभावित कर सकती है। बालक के संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए आपका उत्तरदायित्व है कि इन भिन्नताओं की परीक्षा करें तथा उसे अपने आप में स्वतंत्र भिन्न व्यक्तित्व समझकर विकास में सहायता करें। शैक्षिक तथा अधिगम की इस व्यवस्था के अनुसार ही बाल मनोविज्ञान आधारित अधिगम संभव हो सकेगा। शैक्षिक अभ्यास समाज लड़की को लड़के से भिन्न समझकर उसे निश्चित रूढ़िगत काम धंधों में लगा देता है। शिक्षण के समय कुछ अध्यापक भी लड़कियों पर अवांछित टिप्पणियां करते हैं जो शिक्षण की रीति नीति के अनुकूल नहीं है। ऐसे अध्यापकों की यह भी धारणा है कि लड़कियों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जो उन्हें सद्गृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। इस प्रकार का विचार न केवल व्यक्तित्व की भिन्नता संबंधी गुणों की अवहेलना करता है, अपितु यह इस तथ्य की भी उपेक्षा करता है कि बालक बालिकाओं को कुछ समान कौशल सिखाने की भी आवश्यकता है। पहले भी इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि बालक तथा बालिकाएं कुछ क्षेत्रों या योग्यताओं में अवश्य भिन्न हैं और इन क्षेत्रों में ये एक दूसरे से आगे भी निकल जाते हैं। इसी आधार पर जन्मजात योग्यताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षण रीति नीति अपनाने की आवश्यकता है तथा अभाव के क्षेत्रों को भी प्रबल करने के लिए विशेष पद्धतियों का आश्रय लेने की आवश्यकता है। अध्यापक होने के नाते आपको लिंग भेद आधारित भावना के विरुद्ध साहसिक कदम उठाना होगा। इसके साथ साथ लड़के लड़कियों के बीच पाए जाने वाले वास्तविक भेदों को भी पहचानना होगा तथा उन्हें स्वीकार करना होगा और अध्ययन के समय उसी प्रकार की रीति नीति का उपयोग करना होगा। लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका स्पष्ट लक्षण न केवल उनके प्रति किए जाने वाले व्यवहार से प्रकट होता है, अपितु उनको दी जाने वाली पठन सामग्री भी इसका महत्वपूर्ण प्रमाण है। समाज के निम्नतर
निम्न स्तर से आने वाली लड़कियों के संदर्भ में इस स्तर भेद की बुराई और भी अधिक है। समाज के निम्न स्तर पर रहने वाली जातियों में अनुसूचित जनजाति, आदिवासी तथा इसी प्रकार की अन्य अभावग्रस्त या सुविधा विहीन कई जातियां हैं। इन पर दो लांछन आरोपित किए जाते हैं। एक तो यह कि ये अभावग्रस्त परिवारों के हैं तथा दूसरा यह कि ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा दलित हैं। लड़कियों के लिए ये दोनों शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण उनके सामाजिक उत्थान में बाधक बनते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर होने के कारण ये समुदाय अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने में कई समस्याओं का सामना करते हैं। ये समुदाय यह भी अनुभव करते हैं कि लड़की की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में उनके विवाह पर किया जाने वाला खर्च कहीं अधिक उपयोगी और लाभप्रद है। यद्यपि अनेक राज्य सरकारों ने लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, फिर भी लड़कियों की एक बड़ी संख्या विद्यालय की चार दीवारी में प्रवेश नहीं कर पाई है। लड़कियों की शिक्षा से संबंधित आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक पक्षों के विषय में चिंतन करना अध्यापक के लिए अत्यंत महत्व के क्षेत्र हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। दूसरा, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तीसरा, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। चौथा, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। दूसरा प्रश्न, किसी बालक के विकास में लैंगिक मुद्दे किस संदर्भ में सत्य हैं? पहला, जाति, दूसरा आयु, तीसरा सामाजिक स्तर, चौथा ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये सभी। तीसरा प्रश्न है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? ऑप्शन 1, कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे। ऑप्शन 2, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणियां करके जिससे कि वह स्वयं को विशिष्ट न समझें। तीसरा, सभी छात्र व छात्राओं का समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। चौथा प्रश्न है, अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाले शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं। ऑप्शन 1, माता पिता की आर्थिक समस्याएं। ऑप्शन 2, छात्रों की सामाजिक अभिवृद्धि। ऑप्शन 3, उच्च जाति के शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। ऑप्शन 1, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए। ऑप्शन 2, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ऑप्शन 3, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं। ऑप्शन 1, पठन गति में। ऑप्शन 2, शैक्षिक अभिक्षमता में। ऑप्शन 3, बुद्धि में। ऑप्शन 4, ये सभी। ऑप्शन 1 करेक्ट है, पठन गति में। प्रश्न संख्या 7, आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या है। ऑप्शन 1, सुविधाओं की अपर्याप्तता। ऑप्शन 2, उनका उच्च सामाजिक स्तर। ऑप्शन 3, उनका मजबूत आर्थिक स्तर। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, सुविधाओं की अपर्याप्तता। क्वेश्चन नंबर 8, लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? ऑप्शन 1, उच्च वर्ग से। ऑप्शन 2, अनुसूचित जाति से। ऑप्शन 3, आदिवासी वर्ग से। ऑप्शन 4, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, उच्च वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 9, छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है उनके। ऑप्शन 1, सामाजिक उत्थान में। ऑप्शन 2, सामाजिक दृष्टिकोण में। ऑप्शन 3, शैक्षिक योग्यता में। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन 10 छात्राओं के शिक्षण से संबंधित एक अध्यापक के लिए चिंतन हेतु आवश्यक क्षेत्र है। ऑप्शन 1 उनका सामाजिक पक्ष, ऑप्शन 2 उनका शैक्षिक स्तर, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन 11 एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को निकालना चाहिए। ऑप्शन 1 छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, ऑप्शन 2 छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, ऑप्शन 3 छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, ऑप्शन 4 छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद हैं। ऑप्शन 1 सामाजिक स्थिति, ऑप्शन 2 आर्थिक स्थिति, ऑप्शन 3 शैक्षिक ज्ञान, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नताओं की खोज की थी। ऑप्शन 1 मैकनेमर और गैरिट, ऑप्शन 2 टर्मर और पियाजे, ऑप्शन 3 मैकनेमर और टर्मर, ऑप्शन 4 मैकनेमर और पियाजे। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है मैकनेमर और टर्मर। क्वेश्चन नंबर 14 किस व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में। ऑप्शन 1 लिंग भेद, ऑप्शन 2 शारीरिक संरचना, ऑप्शन 4 मानसिक योग्यताएं, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए। ऑप्शन 1 कठोरता, ऑप्शन 2 लचीलापन, ऑप्शन 3 न कठोरता न ही लचीलापन, ऑप्शन 4 कठोरता व लचीलापन दोनों। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 16 लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय हैं। ऑप्शन 1 छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, ऑप्शन 2 छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, ऑप्शन 3 छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 2 करेक्ट है, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 17 लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऑप्शन 1 उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, ऑप्शन 2 वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, ऑप्शन 3 वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, ऑप्शन 4 वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 18 छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1 लैंगिक भेदभाव का, ऑप्शन 2 सामाजिक मान्यताओं का, ऑप्शन 3 परिवार का, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।